नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीरज पंडित आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गुरुजी ज्ञान पॉइंट में। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे मुगल काल के बारे में। मुगल काल के दो प्रारंभिक जो शासक थे, बाबर और हुमायूं, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं, या फिर मैं आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम मुगल वंश के सबसे प्रतापी शासक जो थे अकबर, उसके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के तहत। तो दोस्तों, चूँकि अकबर एक महान शासक था और एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसके संदर्भ में मैं दो वीडियो लेकर आऊँगा। पहला वीडियो अकबर के प्रारंभिक जीवन और उसके द्वारा किए हुए युद्धों के और उसके मध्य जो भी घटनाएं हुई उस पर आधारित होंगी, जबकि जो दूसरा भाग होगा वह अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था, उसके द्वारा क्या बनाए गए और उसके क्या कौन कौन से नवरत्न थे, उसके बारे में मैं वीडियो में जिक्र करूंगा अपने दूसरे वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज पहला भाग जो अकबर का है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अकबर के बारे में जानने के लिए। इससे पहले ये मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप अभी तक आप लोगों ने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर दें, ताकि मेरी सारी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे और आप इसका लाभ उठाते रहें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज अकबर के बारे में। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी के मध्य माना जाता है। अकबर का वास्तविक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था। क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीर शाल के महल में हुआ था। एक्चुअली कहा जाता है कि जब इसका जन्म हुआ उस वक्त हुमायूं जो थे दिल्ली के गद्दी पे काबिज नहीं थे। जो 1540 में वह सिंध भाग गए थे शेरशाह सूरी से पराजित होने के पश्चात। उसके बाद वह प्रयास में थे कि भारत में आए और पूरा साम्राज्य स्थापित करें। तो उसी दौरान जो था कि ये अमरकोट के राजा वीर शाल थे, उसके महल में ही अकबर का जन्म हुआ। अभी जान लेते हैं इसके माता और पिता के बारे में। तो पिता के बारे में जैसे आपको जानते हैं, उसके पिता हुमायूं थे, जबकि उसका माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। ये वही हमीदा बानो बेगम थी। जब हुमायूं सिंध प्रांत में गए थे तो अपने भाई जो हिंदाल था उसके गुरु की पुत्री थी हमीदा बानो, और इसी से उन्होंने निकाह किया था। इनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब में किया गया था। जी हाँ, कहा जाता है कि जब हुमायूं की अचानक मृत्यु हो गई थी तो उस वक्त वह अकबर जो था वह दिल्ली में मौजूद नहीं था, तो वह उस वक्त पंजाब में था। तो पंजाब में ही उसकी राज्याभिषेक कर दी गई हुमायूं की अचानक मृत्यु होने के कारण। अब इसके थोड़ा प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि 14 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक कर दिया गया। जी हाँ, जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो यह अकबर मात्र 14 साल के थे। यह जो था हुमायूं के एक विश्वस्त सैनिक कहिए या सेनापति कहिए, जिसका नाम बैरम खां था, उनके संरक्षण में रहा। बैरम खां एक बहुत ही वफादार सेनापति था हुमायूं का, तो उसी के संरक्षण में इसने राज्याभिषेक किया और अपने शासन कार्यभार को हाथ में संभाला। कहा जाता है कि अकबर को अनपढ़ बादशाह भी कहा जाता था। अनपढ़ इसलिए कहा जाता था कि बहुत ही कम उम्र में पिता की मृत्यु होने के कारण उस राज्य काज का जो भार था इसके कंधों पे आ गया था। तो इसकी वजह से क्या है, ये पढ़ लिख नहीं पाया, इसीलिए इसे अनपढ़ बादशाह भी कहा जाता है। जी हाँ, ये एकदम लिख लोड़ा पढ़ पत्थर जिसको कह सकते हैं, कुछ नहीं जानता था, अंगूठा छाप था। अब देख लेते हैं पानीपत के युद्ध के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 1556 ईस्वी में जब अकबर पंजाब में था, वहाँ इसकी राज्याभिषेक हो गई, तो उस वक्त जो था दिल्ली की गद्दी खाली पड़ी थी, कोई नहीं था वहाँ पे। तो इसका फ़ायदा किसने उठाया? तो अकबर के राज्याभिषेक के समय दिल्ली पर आदिल शाह के सेनापति हेमू का कब्जा हो गया। हेमू जो था, जो आदिल शाह का सेनापति था, एक अफगान था, तो उसका सेनापति हेमू ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। वजह क्या था कि अकबर उस वक्त पंजाब में था। हेमू का वास्तविक नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था।
एक्चुअली विक्रमादित्य की उपाधि इसने दिल्ली पर कब्जा होने के बाद खुद स्वयं धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला यह 14वां शासक था। इसके पहले 13 शासकों ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह 14वां शासक था और मध्यकालीन भारत का एकमात्र हिंदू शासक था। हालांकि इसका शासन बहुत ज़्यादा दिन तो कायम नहीं रह सका, ज़्यादा दिनों तक, लेकिन फिर भी जब सल्तनत काल चल रहा था और मुग़ल काल चल रहा था, उस मध्य केवल एक शासक ऐसा हुआ जो एकमात्र हिंदू शासक था। वो कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हम हेमू के नाम से जानते हैं। अब क्या था कि दिल्ली की गद्दी फिसलती हुई नज़र आ रही थी अकबर को, तो उसने क्या किया कि अपनी गद्दी को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से वह पंजाब से एक लाव लश्कर पूरा सेना लेके चला और बैरम खां के संरक्षण में आगे बढ़ा। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर के सेनापति बैरम खां और हेमू के बीच युद्ध हुआ। क्योंकि अकबर बहुत छोटा था, मात्र 14 साल का था, उसे कुछ युद्ध कला का ज्ञान में नहीं था और उस वक्त वह बैरम खां के संरक्षण में था, इसलिए वह स्वयं तो युद्ध नहीं कर पाया, लेकिन उसके नेतृत्व में बैरम खां ने युद्ध किया। कहा जाता है इस युद्ध में हेमू की पराजय हो गई। एक समय ऐसा लग रहा था युद्ध में कि हेमू आसानी से जीत जाएगा। वह छोटा मोटा योद्धा नहीं था, बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत अच्छा योद्धा था। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, बैरम खां की सेना और हेमू की सेना में घमासान युद्ध हुआ। लेकिन जब लग रहा था एक समय कि हेमू जीत जाएगा, तभी अचानक एक मुग़ल तीरंदाज ने निशाना साधकर हेमू पर चलाया तीर, और वह तीर सीधा हेमू की बाईं आंख में लगा और वह क्या हुआ, हाथी से पर जो बैठ के युद्ध कर रहा था वहाँ हाथी से नीचे गिर गया। और क्या था, मुग़ल सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अब इतना जानने के बाद कि जो हेमू की सेना थी उसको लगा कि हेमू मारा गया है और वह तितर बितर हो गई, यहाँ वहाँ भागना शुरू कर दी और हेमू को क्या किया, पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया और अकबर के सामने लाया गया, जहाँ बैरम खां ने उसका सर कर्म कर दिया और उसकी हत्या कर दी गई। इस युद्ध में हेमू की पराजय हो गई और उसकी हत्या कर दी गई। इसके पश्चात क्या हुआ, दिल्ली की गद्दी पे पुनः अकबर का कब्जा हो गया और उसने शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली पुनः। बैरम खां की मृत्यु 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर जो था बैरम खां के संरक्षण में रहा। अब वह छोटी उम्र का था, किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था उसको, तो ऐसे में क्या था कि उसने कुछ समय लिया युद्ध कला को सीखने के लिए, शासन को जानने के लिए, राजनीति को जानने के लिए। तो ये जो 4 साल था उसने सीखने में अपना समय बिताया और बैरम खां की संरक्षण में रहा। इस दौरान क्या था कि शासन पर जो था बैरम खां का प्रभुत्व ज़्यादा हो गया था। बैरम खां का प्रभुत्व होने से क्या हुआ कि जो राजपाट का हर एक कार्य था, चाहे वह राजस्व संबंधी हो, सैन्य संबंधी हो, सामाजिक हो, उस पर टोटल जो भी निर्णय था वह किसका होता था, बैरम खां का होता था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अब दरबारियों को सब खटकने लगा कि यार बादशाह कोई और है और निर्णय कोई भी लेता है, हुक्म कोई और चलाता है। साथ में उसकी एक माँ थी अकबर की, जो दाई माँ कह सकते हैं, जिसने पाला पोसा बड़ा किया, उसका नाम था महामंगा। क्या नाम था? महामंगा। तो उसकी नज़र में खटकने लगा और उन लोगों ने क्या, दरबारियों ने, महामंगा ने, सब ने मिलकर अकबर को भड़काना शुरू कर दिया कि आप बादशाह हो लेकिन निर्णय वो लेता है, अब आप बड़े हो चुके हो, अपना निर्णय खुद ले सकते हो। तो इस तरह से भड़काया गया अकबर को और अकबर क्या था, उसके बहकावे में आ गया और उसने क्या हुआ, अकबर ने बैरम खां को मक्का जाने का फरमान सुनाया। कहाँ? मक्का, कि अब आप बुजुर्ग हो चुके हैं, अब लड़ना झगड़ना छोड़िए, अब आप मक्का शरीफ जाइए और वहाँ से हज कीजिए। इस बात का बैरम खां को बहुत तकलीफ़ हुआ कि मैंने इसके पिता हुमायूं की सेवा की, इसका इतना दिन तक संरक्षण किया और इसका ये हमको सिला मिला कि जब बुज़ुर्ग हो के हमको यहाँ आराम से खाने का समय आया तो हमको यह मक्का भेज दिया गया। इससे बहुत रुष्ट हो गया हुआ। हालांकि वह निकल पड़ता है मक्का के लिए, लेकिन रास्ते में उसने क्या किया, एक छोटी सी सेना संगठित की और उसने अकबर पे आक्रमण कर दिया। तो वह आक्रमण जो था
उसने तिलवाड़ा के मैदान में किया था। एक जगह है तिलवाड़ा, वहाँ पे आक्रमण किया। तो इसी जगह पर कहा जाता है कि अकबर और बैरम खां के बीच तिलवाड़ा का युद्ध हुआ। एक जगह तिलवाड़ा में अकबर और बैरम खां के बीच युद्ध हुआ कहा जाता है, लेकिन फिर भी एक केंद्रीय जो सेना व्यवस्था है उसके सामने एक छोटी सी सेना लेकर अगर बैरम खां आ गया तो वो कितना देर टिक सकता था। तो इसका तो एक ही परिणाम निकलना था, वही हुआ, बैरम खां की इसमें पराजय हो गई और उसे बंदी बना लिया गया। लेकिन जब उसे अकबर के पास लाया गया तो अकबर ने एक बार फिर उदारता दिखाते हुए कि नहीं बाबा, ये मेरे खान बाबा हैं, खान बाबा कहा करता था बैरम खां को, कि ये मेरे खान बाबा हैं, जिन्होंने बहुत दिन तक हमारी सेवा की है, हमारे पिता की सेवा की है, इसलिए इसको मृत्युदंड न देते हुए उसने पुनः उदारता दिखाई और उसे एक बार फिर से मक्का जाने के लिए फरमान सुना दिया। इस बार क्या हुआ था कि बैरम खां में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह दोबारा विद्रोह कर पाता, तो वह मक्का जाने के लिए प्रस्थान करता है। लेकिन इसी बीच रास्ते में मक्का जाने के क्रम में एक अफ़गान जिसका नाम था मुबारक खां, एक अफ़गान था मुबारक खां, उसने रास्ते में ही बैरम खां की हत्या कर दी। इस प्रकार बैरम खां जो था सेवा करते हुए अंतिम क्षणों में मारा गया। अकबर ने क्या किया कि बैरम खां की जो विधवा थी जिसका नाम था सलीमा बेगम, क्या सलीमा बेगम, उससे उसने निकाह कर लिया। बैरम खां की बेगम से सलीमा बेगम से निकाह कर लिया एवं बैरम खां का पुत्र था एक, इसका नाम था रहीम, उसको उसने संरक्षण प्रदान किया। क्योंकि बैरम खां से तो कोई दुश्मनी थी नहीं, वो तो उसी का आदमी था, लेकिन एक वक्त का तकाजा कहिए कि उसे मक्का जाने के लिए कहना पड़ा या शासन में कुछ ज़्यादा दखलंदाजी हो गया बैरम खां का, तो इसके प्रति इसके चलते कुछ खटास हो गया था और कुछ नहीं। तो इसने क्या किया कि सलीमा बेगम से निकाह कर लिया और उसके पुत्र रहीम को संरक्षण प्रदान किया। साथ में उसने रहीम को खान ए खाना, खान खाना जिसको कह सकते हैं, खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। वही जो आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारी किताब में, अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये वही अब्दुल रहीम खान ए खाना थे। इसे खान ए खाना की उपाधि अकबर ने ही प्रदान की थी। और ये जो थे अब्दुल रहीम खान ए खाना, यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अब जरा सा देख लेते हैं, अकबर के शासन में एक दौर ऐसा भी आया जब पूरा हरम का कब्जा हो गया। मैं डिटेल से बताता हूँ। पर्दा शासन या पेटीकोट शासन, एक समय आया जिसे पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कहा जाता है, जिसका समय 1560 से 1564 ईस्वी तक, मतलब 4 साल तक चला। अब ये क्या था पर्दा शासन या पेटीकोट शासन, आइए देखते हैं। बैरम खां की मृत्यु के पश्चात शासन पर महामंगा अधम खां हमीदा बानो बेगम का परोक्ष रूप से कब्जा हो गया। मतलब बैरम खां जो अभी तक शासन चला रहा था, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात जो उसकी दाई माँ जो काफ़ी कुटिल थी, एकदम राजनीतिक रूप से एकदम क्या बोलते हैं उसको, पारंगत थी, उसने अपने पुत्र जो था उसका अधम खां, महामंगा का पुत्र था अधम खां, तो उसके साथ मिलकर और अकबर की माता हमीदा बानो बेगम के साथ में लेकर एक परोक्ष रूप से शासन स्थापित किया उसने। एक्चुअली शासन तो लोगों के नज़र में अकबर का ही था, लेकिन टोटल जो भी निर्णय थे अकबर क्या था, जो भी महामंगा कहती थी वही सुनना शुरू कर दिया। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं भाई, ये तो मतलब एक हरम का शासन चल रहा है, जिसे कह सकते हैं हरम का कब्जा। जो हरम मतलब बादशाह का जो भी एक महल होता था, उसमें बहुत सारी रानियां या लेडीज़ रहती थी, उसे हरम कहा जाता था। तो लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये तो हरम का कब्जा हो गया है शासन पे। इसी शासन को पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कहा गया, क्योंकि जो नारियों का कब्जा हो गया था, महामंगा का, उसकी माता हमीदा बानो का, एक उसकी फुआ थी जीजी अंगा, उसका कब्जा भी था इसमें, वो भी इसमें शामिल थे। तो इसी जो पड़ोस शासन था उसको पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कहा गया। अब आगे देखते हैं। 1562 ईस्वी में अधम खां द्वारा मालवा पर विजय। इसी बीच क्या था कि जो महामंगा का पुत्र था अधम खां, काफ़ी कुटिल आदमी था, धूर्त था। तो उसने क्या किया कि 1562 ईस्वी में मालवा पर
आक्रमण कर दिया। उस वक्त मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो उसने मालवा पर अटैक कर दिया और उसको जीत लिया और वहाँ से बहुत सारा धन दौलत लूट के लाया। लेकिन कहे ना कि धूर्त था, कुटिल था। उसने क्या किया कि जितना भी लूटा हुआ धन था उसमें से कुछ भाग जो था वो राजस्व के रूप में राज खजाने में जमा किया और बहुत सारा धन गुप्त रूप से अपने पास रख लिया। अब इसका जानकारी जो था उनके खजांची थे शमसुद्दीन अदगा खां। क्या नाम थे? शमसुद्दीन अदगा खां। उनको पता लग गया। उसने राजा से मतलब बादशाह से, अकबर से शिकायत किया इस बात का। तो इससे क्रोधित हो गया अदम खां और उसने अदगा खां की हत्या कर दी। इसी बीच क्या था कि अकबर को पता चल गया कि उसने अदगा खां की हत्या कर दी है और वह बहुत गुस्से में हो गया अकबर। तो अकबर को क्रोधित देखकर अदम खां ने अकबर की भी हत्या करनी चाहिए। इसी में क्या हुआ था कि बीच में भिड़ंत हुआ दोनों में, लेकिन अदम खां को फिर बंदी बना लिया गया और अकबर ने उसे मृत्यु दंड सुनाया मालवा पर विजय करने के बावजूद भी। लेकिन क्योंकि कार्य ही कुछ ऐसा किया था, राजद्रोह कहिए, गद्दारी कहिए, ये कार्य किया था अदम खां ने, उसे मृत्यु दंड सुनाया। मृत्यु दंड स्वरूप क्या किया? उसे महल की छत पर ले जाकर उसे 2 बार फेंका गया और उसकी मृत्यु हो गई। 1562 ईस्वी में महामंगा को भी कैद कर लिया गया। अब इस षड्यंत्र में कहीं ना कहीं उसकी माँ महामंगा भी शामिल थी अदम खां के। तो उसे भी कैद कर लिया गया और पुत्र शोक के कारण कैद में ही महामंगा की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार क्या था? पर्दा शासन का अंत हो गया। और अब जो शासन शुरू हुआ यहाँ से, वह अकबर का वास्तविक शासन था। अब जो निर्णय था वो टोटल अकबर का हो रहा था। अब देख लेते हैं अकबर के शासनकाल में किए गए कुछ साम्राज्य विस्तार के कार्य और कुछ युद्ध। तो किस तरह से साम्राज्य विस्तार हुआ? सबसे पहले देखते हैं मालवा पे विजय। जो अभी हमने पढ़ा कि अदम खान ने 1562 ईस्वी में मालवा पे आक्रमण किया और वहाँ के शासक बाज बहादुर के साथ युद्ध हुआ, जिसमें बाज बहादुर को अदम खान ने पराजित किया और यहाँ पर अकबर की विजय हुई। एक्चुअली अकबर खुद युद्ध नहीं करता था, बहुत सा कम ही युद्ध में वो शामिल हुआ। अधिकतर उसके सेनापति, सेनानायक वही सब युद्ध करते थे। लेकिन अब युद्ध किसी ने भी किया हो, नाम तो होगा कि राजा ने जीता है। तो इस युद्ध को अकबर ने जीता 1562 ईस्वी में। उसके बाद देखते हैं चुनार किले पर फतह। 1563 ईस्वी में अकबर की सेना ने आसफ खां, उसका एक और सेनापति था आसफ खां, उसके नेतृत्व में चुनार किले पर कब्जा कर लिया। अब आगे देखते हैं उसका तीसरा, गोंडवाना पे कब्जा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। गोंडवाना एक था कि एक प्रमुख केंद्र था। तो इस पे जो था अकबर का नज़र था बहुत दिनों से कब्जा करने का। वजह क्या था कि उस वक्त जो गोंडवाना में एक महिला शासिका थी। कौन थी? उसके में का नाम था दुर्गावती। जी हाँ, दुर्गावती। एक्चुअली में शासक था इसका 3 वर्षीय पुत्र नारायण नाम था शायद। तो उनका 3 वर्षीय पुत्र जो था नारायण का शासन था। लेकिन अब इतना छोटे पुत्र को सिर्फ एक नाम का राजा था। तो क्या था कि टोटल जो राजकाज था वह दुर्गावती चला रही थी। तो आसफ खान ने अकबर को उकसाया कि हुजूर कि यहाँ पर तो कोई शासक नहीं था, एक लेडी शासन कर रही है, अगर हम वहाँ आक्रमण करते हैं तो बहुत आसानी से जीत प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब दुर्गावती के साथ युद्ध हुआ आसफ खां का, तो बहुत भीषण युद्ध हुआ, कमाल की लड़ी, एकदम नेतृत्व क्षमता बहुत ही शानदार था दुर्गावती का। लेकिन मुगलों की केंद्रीय सेना बहुत बड़ी सेना, उसके चलते क्या हुआ, परिणाम स्वरूप दुर्गावती पराजित हो गई और गोंडवाना पे अकबर का कब्जा हो गया। इस युद्ध में दुर्गावती मारी गई। एक्चुअल में कहा जाता है कि वो मुगलों के हाथों नहीं मरी। लास्ट में जब पराजय देखते हुए कि अब मेरी पराजय निश्चित है, तो उसने खुद को अपने सीने में खंजर मार लिया और शहीद हो गई। बहुत ही कुशल योद्धा थी रानी दुर्गावती। आप देख लेते हैं एक बार राजपूताना विजय। एक्चुअली जब केंद्रीय शासन था दिल्ली पे, तो चाहे वो सल्तनत के काल के शासक हों या फिर मुग़ल काल के शासक हो,
सभी की नज़र राजपूताना पे थी। वही राजपूताना जिसे आज हम राजस्थान कहते हैं, क्योंकि वह बहुत बृहद क्षेत्र था और एक से एक शक्तिशाली योद्धा वहाँ पे थे। तो हर शासक चाहता था कि राजपूताने पर उसका कब्जा हो जाने से क्या था कि बाकी का जो प्रदेश था उससे विरोध या विद्रोह होने का एकदम चांस कम हो जाता था। तो इसके लिए क्या था, उसने राजपूताने विजय के लिए सबसे पहले किसको चुना? आमेर को चुना। जी हाँ, आमेर एक जगह है राजस्थान में, उसको चुना। वहाँ के राजा थे भारमल, राजा भारमल थे। लेकिन राजा भारमल काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। वो जहाँ समझ गए थे कि वह मुगलों की केंद्रीय सेना से जीत नहीं पाएंगे। तो इसी के कारण उसने क्या किया कि अकबर के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दें और बिना रक्तपात किए हुए या युद्ध ना करते हुए हम अपनी अधीनता स्वीकार कर लें। तो उसकी पुत्री का नाम क्या था? राजा भरमल की, जिसे हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने पिक्चर भी देखा होगा, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय का एक पिक्चर बना था जोधा अकबर, उसमें काफ़ी डिटेल से दिखाया गया है। एक्चुअली में जोधाबाई का असली नाम जो था वह हरखाबाई नाम था। क्या था? हरखाबाई। लेकिन उसका अन्य नाम में जोधाबाई जो था नाम सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ, इसलिए हम लोग इस नाम से जानते हैं। तो राजा भारमल ने क्या किया, अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया और बिना किसी रक्तपात के आमेर जो था अकबर के कब्जे में चला गया। दूसरा था मेवाड़, जिसे हम चित्तौड़गढ़ भी कहते हैं। तो 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया। चित्तौड़ एक महत्वपूर्ण जगह था जिस पे काफ़ी दिनों से अकबर की नज़र थी। तो उसने क्या किया, 1567 में चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया। उस वक्त चित्तौड़ के शासक कौन थे? महाराणा उदय सिंह। जी हाँ, महाराणा प्रताप के पिताजी महाराणा उदय सिंह की उस पर शासन था। तो बाद में क्या हुआ कि 1567 में जब आक्रमण किया तो राणा उदय सिंह पराजित हो गया। इस युद्ध में राणा उदय सिंह पराजित हो गया। हालांकि वो मारे नहीं गए, युद्ध से पलायन कर गए, सुरक्षित निकल गए। लेकिन मेवाड़ पे क्या था, चित्तौड़ पे जो था अकबर का कब्जा हो गया। लेकिन 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह के वीर पुत्र, काफ़ी वीर पुत्र, एक परम पराक्रमी जिसको कह सकते हैं योद्धा, जिसको आज तक भी अगर पराक्रमी योद्धाओं का नाम आता है भारत के इतिहास में तो कुछ गिने चुने योद्धाओं का नाम आता है, जैसे पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा। तो उन्हीं नामों के बीच में एक नाम आता है महाराणा प्रताप का। तो इन्हीं महाराणा प्रताप ने 1572 ईस्वी में चित्तौड़ पे पुनः कब्जा कर लिया। अब इससे क्या हो गया कि अकबर काफ़ी क्रोधित हो गया और उसने आगे चल के एक अकबर और महाराणा प्रताप के बीच एक युद्ध होता है, काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसे हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था। अब आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ, जहाँ जैसा कि मैंने बताया कि महाराणा प्रताप एक काफ़ी कुशल योद्धा और परम पराक्रमी थे। तो उन्होंने उसके और अकबर के बीच हल्दी घाटी के मैदान में 1576 ईस्वी में आमना सामना हुआ दोनों का। तो अकबर की ओर से मानसिंह और आसफ खां ने युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में जो जोधाबाई के भतीजा थे और राजा भरमल के पोते मानसिंह ने और अकबर का जो सेनापति था आसफ खां, इन दोनों ने मिलकर नेतृत्व किया मुगलिया सेना का। और इस युद्ध में जबकि महाराणा प्रताप की ओर से भी कुछ लड़ाके थे, एक मुस्लिम लड़ाके हकीम खां थे, उसने भी इसका साथ दिया था। इसका बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे जब महाराणा प्रताप के बारे में मैं एक वीडियो लाऊंगा, तब हम लोग इसके बारे में डिटेल्स से पढ़ेंगे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हो गई। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हो गई। लेकिन कहा जाता है कि जब युद्ध लड़ा जा रहा था तो महाराणा प्रताप ने अदम्य साहस का परिचय दिया। एक समय तो ऐसा लगा कि जब चेतक पे सवार होकर महाराणा प्रताप आगे बढ़े तो उन्होंने अपने भाले का निशाना सीधा मानसिंह की ओर किया, लेकिन मानसिंह जो था वो भाले के वार से बच गए और जबकि उसका मानसिंह का महावत मारा गया।
और इस युद्ध में महाराणा प्रताप बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन उसके जो वफादार साथी थे उन्होंने युद्ध क्षेत्र से महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकालकर वहाँ से ले गए। कहा जाता है कि जब तक महाराणा प्रताप जीवित रहे तब तक पूर्ण रूप से चित्तौड़ पे कभी भी अकबर का कब्ज़ा नहीं हो पाया, क्योंकि महाराणा प्रताप जंगल में थे लेकिन बीच बीच में वह अटैक करते रहते थे। कितना बहुत सारा अकबर ने अभियान भी छेड़ा, लेकिन हर बार मतलब महाराणा प्रताप चकमा देकर निकल जाते थे, लेकिन कभी भी शांति से चित्तौड़ पर कब्जा नहीं करने दिया। लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात 1597 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने, जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र अमर सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया। तो चित्तौड़ पे कब्जा हुआ अकबर का, लेकिन महाराणा प्रताप की मृत्यु के होने के बाद जब तक वो जीवित रहे तब तक उनका कब्जा नहीं हो पाया चित्तौड़ पे। कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो एक बार अकबर भी रोने लगा था। इसका वजह क्या था कि अकबर को महाराणा प्रताप से बेहतरीन प्रतिद्वंदी कभी नहीं मिला था। एक दुश्मन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अकबर के मन में महाराणा प्रताप के लिए सम्मान था। आगे चलते हैं, देखते हैं अन्य युद्धों में। इसके अलावे अकबर ने गुजरात, बिहार, बंगाल, पश्चिमोत्तर भारत का प्रदेश जिसमें लाहौर, पेशावर आते हैं वो, उसके बाद दक्षिण भारत के कुछ हिस्से जैसे अहमदनगर वगैरह, इस पर विजय प्राप्त की अकबर ने और उसके कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार का स्थापित कर लिया। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1601 ईस्वी में दक्षिण का जो असीरगढ़ का युद्ध था, दक्षिण का एक युद्ध था असीरगढ़ का युद्ध, 1601 में यह अकबर के शासन का अंतिम युद्ध साबित हुआ। और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। 1601 में उसका अंतिम युद्ध लड़ा और उसके अगले 4 साल बाद 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु के पश्चात उसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। कहाँ? आगरा के सिकंदरा में उसको दफना दिया गया। कहा जाता है कि उसके मृत्यु के लिए उसका पुत्र जो सलीम था, जिसे हम कहते हैं जहांगीर कहते हैं, बाद में जहांगीर के नाम से फेमस हुआ, तो वही सलीम था, उसको जिम्मेदार माना जाता है। क्योंकि वजह था कि अकबर ने बहुत दिनों तक शासन किया और सलीम खुद भी शासक बनना चाहता था, तो उसने कई बार विद्रोह कर दिया था अपने पिता के अगेंस्ट। तो इसी से वह काफ़ी क्षुब्ध रहने लगे थे, काफ़ी मतलब एक गहरा आघात लगा उनको और वह बीमार पड़ते चले गए और अंत में 1605 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, तो इस प्रकार मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने आज पढ़ा मुगल काल के शासक अकबर के बारे में, जिसमें हमने उसके जो वास्तविक नाम और प्रारंभिक जीवन, उसके पानीपत का युद्ध देखा, हल्दी घाटी का युद्ध देखा और कुछ लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध को भी देखा। तो अगले पार्ट में मैं जो अकबर के द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था था, क्या क्या सुधार किए, किस किस चीज़ का निर्माण करवाया, उसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ फ़िलहाल, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो ये वीडियो तो कृपया एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसे अवश्य प्रेस कर दें। जब बेल आइकन प्रेस करेंगे तो वहाँ पे ऑल का ऑप्शन आएगा, आप उसे भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और दोस्तों, जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक पेड़ लगाएं, वैश्विक पर्यावरण की दृष्टि से जल को बचाएं और अपनी सुरक्षा के लिए रोड सेफ्टी हेतु जब भी आप गाड़ी चला रहे हों तो कृपया, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें और यदि आप कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। दोस्तों, आपका जीवन आप ही के हाथ में है, आप ही को सतर्क रहना पड़ेगा। इसी विचार के साथ मैं चलता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए
जय हिंद।